हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बात करी थी, जैसे कि मुख्य सेविका के क्या कर्तव्य होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हमने उस पर चर्चा करा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सब ज़रूर से देख लेना। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पाठ्यक्रम। पिछली क्लास में हमने मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियों को के बारे में बातचीत करी। आज की क्लास में हम बात करेंगे विवाह, परिवार, जाति लिंग की असमानता, धर्म और भाषाओं पे। अगली जितनी भी क्लासेस होंगी वो इन विषयों पर आधारित होंगी। ये सभी जितने भी विषय दिए गए हैं यहाँ पे, इन सभी विषयों पे क्लास होगी और हम उन पर भी चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी टॉपिक की वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी दूसरे विषय की वीडियो इस YouTube चैनल पे जा रही हैं, इस विषय से रिलेटेड, जो मुख्य सेविका है उससे रिलेटेड, ये सारा का सारा कंटेंट मैं पूजा पब्लिकेशन की UPSSC मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के प्रैक्टिस सेट से ले रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ मैं इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या है जो दूसरी किताबों में नहीं है। तो सबसे पहले तो दिनांक 31 अगस्त 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये किताब। जो लेटेस्ट अभी जो सिलेबस आया है 31 अगस्त 2022 का, उस ही पैटर्न पे, उस ही सिलेबस पर ये किताब आधारित है। ठीक है। फिर जो इसमें अभ्यास सेट हैं, जो इसमें प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं, वो आसान से कठिन क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। क्या? आसान से कठिन क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है वो सबसे आसान है, फिर जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर जैसे जैसे आप अगले सेट पे आते जाएंगे वैसे वैसे उसका डिफिकल्टी लेवल, जो उसकी कठिनाई है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का मतलब कोई क्वेश्चन इस किताब से बाहर आ ही नहीं सकता। तीसरा इसका जो पॉइंट, जो इसका बेनिफिट है इस किताब खरीदने का, वो ये है कि पाठ्यक्रम के अनुसार YouTube पर मुफ्त वीडियो भी मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि आपको इस विषय की ना तो क्लास लेनी है और ना ही और कोई बुक खरीदनी है, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ये बुक खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ इस बुक में हमने हर विषय के शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं, जिससे आपको पढ़ने में और रिवाइज करने में आसानी होगी। इस बुक को आप अपने नज़दीकी दुकान से ले सकते हैं और अगर किसी कारणवश ये जो बुक है नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। परिवार। परिवार यौन व्यवहार को नियंत्रित करने और बच्चों को सुरक्षा तथा सामाजिक शिक्षा प्रदान करने की मानवीय आवश्यकताओं के लिए परिवार का सृजन हुआ। परिवार सामाजिक समूह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक समूह है। परिवार जैसे समूह के अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। कुछ समाजशास्त्री परिवार को समाज की बुनियादी इकाई मानते हैं। पश्चिमी देशों में मूल परिवार या दाम्पत्य परिवार की प्रधानता है, जबकि भारतीय समाज में संयुक्त या विस्तृत परिवार की प्रधानता है। जैविक दृष्टिकोण से परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री एवं पुरुष के यौन संबंध और सनातन उत्पत्ति के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। मैकावर और पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री व पुरुष के यौन संबंध पर आधारित है और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है।
इसका पूरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि परिवार इसलिए बनाया गया था जिससे इंसान को यौन व्यवहार, बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक शिक्षा प्रदान कराई जा सके। परिवार जैसे समूह के अभाव में मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर परिवार नहीं हुआ तो मानव समाज की जो नींव है वो ही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप, अगर परिवार नहीं है तो। ठीक है। कुछ समाजशास्त्री लोग जो हैं उन्होंने परिवार को समाज की बुनियादी इकाई भी मानते हैं। वो परिवार को समाज की बुनियादी इकाई मानते हैं। पश्चिमी देश, जो विदेश में जो रहने वाले लोग हैं, वहां मूल परिवार या दाम्पत्य परिवार की प्रधानता है। इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका विवाह हो जाता है तो वो अपना अलग ही घर बसा लेता है। जबकि भारतीय समाज में संयुक्त व या विस्तृत परिवार की प्रधानता है। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा जो परिवार है, एक ही छत, एक ही घर के नीचे, जो कि जो बुआ है, फूफा है, ताऊ है, ताई है, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब एक ही घर के नीचे रहते हैं। इसको संयुक्त या विस्तृत परिवार कहते हैं। इसको जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं और इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है। जैविक दृष्टिकोण से परिवार एक ऐसा समूह है, जैविक दृष्टिकोण के हिसाब से परिवार के माध्यम से महिला और पुरुष के यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति, जिसे इंग्लिश में चाइल्ड रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, उसकी समाज से स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है। ये बायोलॉजिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है। मैकओवर और पेज के अनुसार परिवार के एक ऐसा समूह है जो स्त्री और पुरुष के यौन संबंध पर आधारित है, और ये समूह इतना सुनिश्चित, इतना टिकाऊ, इतना ड्यूरेबल है कि इसके माध्यम से यौन क्रिया, बच्चों का पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है। ठीक है। चलिए देखते हैं परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं। परिवार की संरचना निश्चित और अपेक्षाकृत टिकाऊ होती है, अर्थात परिवार की संरचना में परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं होता है। ये समाज के समूह की तुलना में स्थायी है। दूसरा पॉइंट है, प्रजनन का कार्य परिवार के अंदर ही होता है। तीसरा पॉइंट है, परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण होता है। परिवार मानव जीवन की प्राथमिक पाठशाला होता है। चौथा पॉइंट है, सर्वव्यापकता। परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। चलिए समझते हैं पहले पॉइंट को। परिवार की संरचना निश्चित और अपेक्षाकृत टिकाऊ होती है, अर्थात परिवार की संरचना में परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं होता है। ये समाज के समूह की तुलना में स्थायी है। ठीक है। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि परिवार का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। इसको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता, ना ही तोड़ा जा सकता है। बाकी समूह के अकॉर्डिंग ये काफ़ी स्थायी होता है, इसलिए परमानेंट होता है। इसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते। जैसे कि और कोई रिश्तेदारी होती है वो टूट सकती है, परिवार बहुत इतनी आसानी से टूटता नहीं है। बहुत ज़्यादा कभी डिफिकल्टी आ गई उसमें टूट सकता है, वैसे नहीं टूटता। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। प्रजनन का कार्य परिवार के अंदर ही होता है। प्रजनन मतलब जो चाइल्ड रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, जो प्रोसेस होता है, वो परिवार के अंदर ही होता है। जो परिवार के जो एक स्त्री है और एक जो पुरुष है, जो पति और पत्नी है, उनके बीच में ही होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों का जो पालन पोषण है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरीके से उनको रखा जाता है, जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, उसका एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण काम है परिवार का। ठीक है। कि यहाँ पे बच्चों का पालन पोषण होता है। परिवार मानव जीवन की प्राथमिक पाठशाला होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो बच्चा है, जो मानव जीवन की शुरुआत होता है,
उसका जो पहली जो स्कूल है, जो बच्चों का जो पाठशाला है पहला, वो परिवार ही है। जो बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। अगर उनका रख रखाव सही नहीं है तो बच्चा कभी आगे सही तरीके से बढ़ ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस पे बहुत फोकस किया जाता है। चौथा पॉइंट है सर्वव्यापकता। परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। क्या है? परिवार एक यूनिवर्सल सोशल सिस्टम है। सोशल मतलब जहाँ पे इंटरेक्शन होता है लोगों का, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ये एक सोशल है। और परिवार विश्व का मतलब विश्व में हर जने का ऐसा परिवार होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। सीमित आकार। परिवार बड़ा हो या छोटा हो, इसका आकार सीमित होता है। छठा पॉइंट है भावनात्मक आधार। परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए त्याग भी करते हैं। ठीक है। सातवां पॉइंट है रचनात्मक प्रभाव। परिवार अपने सदस्यों के व्यक्तित्व की नींव का निर्माण करता है। हमारे व्यवहार, मनोवृत्तियों, आदतें आदि पारिवारिक वातावरण में ही निर्मित होते हैं। ठीक है। और जो 8वां पॉइंट है वो है सामान्य निवास। परिवार के सदस्यों के लिए एक सामान्य निवास होता है और सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट, जो इसका अर्थ समझते हैं कि क्या इसका अर्थ है। सीमित आकार। इसका मतलब ये है कि परिवार कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, लेकिन ये एक साथ इसका एक दायरा है। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं हो सकता, ज्यादा छोटा भी नहीं हो सकता, लेकिन एक लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, इसलिए सीमित आकार इसका मतलब। जो छठा पॉइंट है वो है भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार का मतलब है इमोशनल बायसेस, अर्थात परिवार का सभी सदस्य एक दूसरे से इमोशनली अटैच होगा, भावनात्मक आधार पे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इवन परिवार का जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के लिए त्याग भी कर सकते हैं। तो भावनात्मक आधार का मतलब क्या हुआ कि जो भी सदस्य हैं वो इमोशनली अटैच होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और परिवार के जो सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं। तो सही मायने में परिवार का अर्थ यही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, रचनात्मक प्रभाव। परिवार अपने सदस्यों के व्यक्तित्व की नींव का निर्माण करता है। हमारे व्यवहार, मनोवृत्तियों, आदतें आदि पारिवारिक वातावरण में ही निर्मित होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रचनात्मक प्रभाव का मतलब होता है क्रिएटिव इन्फ्लुएंस। परिवार अपने सदस्य की जो नींव होती है, जैसे कि पर्सनालिटी हो गया, व्यक्तित्व हो गया, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, जो इनका रख रखाव है, वो कहाँ से आता है? वो आता है पारिवारिक वातावरण। जो फैमिली का जो परिवार का जो एनवायरनमेंट होता है, जो आसपास का जो जिस तरीके के लोग होते हैं, उधर से ही बच्चे में अगर अच्छा वातावरण होगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर खराब होगा तो खराब प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब का जो प्रभाव है, उनका जो व्यक्तित्व का जो नींव है, वो पारिवारिक वातावरण से ही शुरू होता है। तो यहीं से अगर आपका जड़ अगर सही नहीं है तो पेड़ आपका हमेशा ही खराब निकलेगा, आपका फल नहीं देगा कभी भी। ठीक है, तो 8वां पॉइंट पे चल बढ़ते हैं, सामान्य निवास। परिवार के सदस्यों के लिए एक समान निवास होता है और सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। सामान्य निवास का मतलब है एक घर, कॉमन घर। इसका मतलब है कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे सारे के सारे सदस्य मिलके रहते हैं। आप सदस्य में आपके दादा भी हो सकते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बुआ, फूफा, चाचा का बेटा, चाची की बेटी, सब लोग, मासी, जो भी आप समझ सकते हैं एक परिवार के अंदर, सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक सामान्य निवास होता है
और सब साथ रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए बढ़ते हैं परिवार के प्रकार की तरफ। सारणी 1, परिवार के प्रकार। परिवार के कितने प्रकार होते हैं? परिवार के 5 मेन जो प्रकार हैं वो 5 होते हैं। पहला है निवास, रेसिडेंस जिसको कहते हैं। दूसरा है वंशक्रम, एंसेस्ट्री। तीसरा है प्रभुत्व, अथॉरिटी। चौथा है विवाह, जिसे इंग्लिश में मैरिज भी बोलते हैं। और पांचवा है आकार, साइज। चलिए पहले देखते हैं निवास को। निवास के 4 प्रकार हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला है मातृ स्थानिक परिवार, मैट्रीलोकल फैमिली। दूसरा है पितृ स्थानिक परिवार, पैट्रीलोकल फैमिली। तीसरा है नवस्थानिक परिवार, नियोलोकल फैमिली। और चौथा है मातुल स्थानिक परिवार। ठीक है, तो पहला समझते हैं मातृ स्थानिक परिवार क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पति अपनी पत्नी के निवास स्थान में रहता है। पति पत्नी के निवास स्थान में रहता है। ये हो गया आपका पहला वाला मातृ स्थानिक परिवार। अब देखते हैं पितृस्थानिक परिवार, जिसको पैट्रीलोकल फैमिली भी बोलते हैं। तो पैट्रीलोकल फैमिली में क्या होता है, इसमें पत्नी अपने पति के स्थान के साथ उसके निवास स्थान में रहती है। तो पत्नी, अब पहले में था मातृस्थानिक में था पति पत्नी के घर में रहता है, निवास में रहता है। और जो ये पितृस्थानिक है उसमें पत्नी पति के निवास में रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। अब आ जाता है तीसरा, नवस्थानिक परिवार। नवस्थानिक परिवार में क्या होता है, इसमें पति पत्नी किसी नए स्थान पर निवास करते हैं। अब ना तो पति पत्नी के निवास में रहती है, ना ही पत्नी पति के निवास में रहता है। ये क्या करते हैं, एक ये नया घर खरीदते हैं या रेंट पे रहते हैं, और दोनों के दोनों एक साथ इस मकान में रहते हैं, इस निवास में रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, नवस्थानिक परिवार। ठीक है, अब आ जाइए चौथे पे, मातुल स्थानिक परिवार। इसमें क्या होता है, इसमें पति अपने पत्नी के मामा के निवास स्थान पर निवास करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो मैटरनल अंकल होते हैं, जो मामा हो गए और भी जो दूसरे साइड के रिश्तेदार होते हैं, तो पति पत्नी के मामा, कहाँ पे, मामा के निवास स्थान पर रहते हैं दोनों के दोनों। तो ये कौन सा हो गया, मातुल स्थानिक परिवार। तो निवास के 4 प्रकार हो गए, मातृस्थानिक, पितृस्थानिक, नवस्थानिक, मातुल स्थानिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वंशक्रम पे, एंसेस्ट्री पे। वंशक्रम के 2 प्रकार हैं, एक है मातृवंशीय परिवार और दूसरा है पितृवंशीय परिवार। ठीक है, तो मातृवंशीय परिवार जिसको हम इंग्लिश में मैट्रिलिनियल फैमिली कहते हैं, और पितृवंशीय परिवार जिसको हम कहते हैं पैट्रिलिनियल फैमिली। तो ये मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, ऐसे परिवार जहां वंश क्रम में माता की ओर से नाम चलता है और बच्चों का परिचय माता के वंश से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये पत्नी है और ये पति है। ठीक है, तो इसकी साइड में इसकी नहीं, माता की जो साइड है उनका नाम लगेगा इनमें। ठीक है, यहाँ पे पिता का नाम नहीं लग करके माता के नाम पे चलेगा, जो वंश चलेगा वो चलेगा माता जी के नाम पे। ठीक, बच्चों का परिचय भी माता के वंश से होता है। ठीक है, ये गारो जनजाति है एक, इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं उधर। ठीक है, कहाँ पे, गारो में, गारो। ठीक है, अब आता है पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार, पैट्रिलिनियल परिवार, ऐसे परिवार जहां वंश क्रम में पिता की ओर से नाम चलता है और बच्चों का परिचय पिता के वंश से होता है। पिता कौन हो गया, पति, और पत्नी कौन सी हो गई, माता। ठीक है,
माता थी पत्नी, और पिता थे जो फादर होते हैं वो, ठीक है, पति और पिता वो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि परिवार जहाँ वंश क्रम में पिता की ओर से नाम चलता है और बच्चों का परिचय पिता के वंश से होता है, ठीक है। यहाँ पे माता के वंश से होता था और यहाँ पे पिता के वंश से होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरा है प्रभुत्व, अथॉरिटी। अब इसके भी दो प्रकार हैं। एक है मातृस्तात्मक परिवार, मैट्रियार्कल परिवार, फैमिली, और दूसरा है पितृस्तात्मक परिवार, पैट्रियार्कल फैमिली, ठीक है। तो मातृस्तात्मक जो परिवार है, ऐसे परिवार जिसमें माता का प्रभुत्व होता है। दक्षिण भारत में केरला के नायर नामपुत्री, मेघालय की खासी और गारो जनजाति में मातृस्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना माता की ज्यादा चलती है, यहाँ पिता की ना चल के, पिता की नहीं चलेगी, इसमें चलेगी माता की। तो ये मोस्टली ट्राइबल एरिया में ज्यादा पाया जाता है, या फिर केरल में ऐसे इन जगह पाया जाता है, ठीक है। पितृस्तात्मक परिवार, पैट्रियार्कल फैमिली, ऐसे परिवार जिसमें पिता का प्रभुत्व होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माता की नहीं चलती, यहाँ माता की नहीं चलती, यहाँ चलती है पिता की, ठीक है। तो उसको अथॉरिटी, प्रभुत्व कहते हैं। यहाँ प्रभुत्व किसका है, पिता का। वहां पे ये मातृस्तात्मक में क्या है, माता का, ठीक है। अब देखते हैं चौथा वाला पॉइंट, जो कि है विवाह। अब विवाह में दो प्रकार ये हो गए, और दूसरे वाले के भी दो प्रकार हैं, ठीक है। एक होता है एक विवाही परिवार, मोनोगैमस फैमिली, ठीक है, और दूसरा होता है बहुविवाही परिवार, वो होता है पॉलीगैमस फैमिली, ठीक। तो पहले हम समझते हैं एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार ऐसे परिवार में पति सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है और पत्नी सिर्फ एक ही पति से विवाह कर सकती है। अगर किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तब ही दूसरा पक्ष किसी और से विवाह कर सकता है, या फिर अगर इन लोगों का तलाक हो जाता है किसी भी वजह से, तब जाकर के वो किसी और से कर सकता है। एक टाइम पे अगर किसी से वो विवाह एक बंधन में है, तो वो दूसरी स्त्री से या दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकते। तो उसको कहते हैं एक विवाही, एक पुरुष एक स्त्री, ठीक है। अब दूसरा आता है बहुविवाही परिवार। अब बहुविवाही परिवार क्या होता है, ऐसे परिवार में एक परिवार से अधिक यौन साथी रहते हैं। एक परिवार में एक से ज्यादा जो, जैसे अगर एक पति है और उसकी बहुत सारी स्त्री हैं, बहुत सारी पत्नी हैं, तो उसको बहुविवाही परिवार कहेंगे। और इसी प्रकार एक स्त्री है और उसके बहुत सारे पति हैं, तो इसको भी बहुविवाही कहते हैं। अब इसके ना दो प्रकार हैं। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है बहुपत्नी परिवार, पॉलीगाइनस फैमिली। तो बहुपत्नी परिवार ऐसा परिवार में जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सभी को एक ही पारिवारिक इकाई के रूप में रखता है। अब इसमें क्या होता है, एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष है और बहुत सारी स्त्री है, बहुत सारी महिला है, सबसे विवाह करके एक ही छत के नीचे, एक ही परिवार के नीचे, एक ही परिवार में रखता है, तो उसको कहते हैं बहुपत्नी परिवार, ठीक है। अब बहुपति परिवार में क्या होता है, एक स्त्री है और बहुत सारे पुरुष हैं, ठीक है। तो ये सबसे विवाह कर लेती है और एक साथ रहते हैं, तो उसको कहते हैं बहुपति परिवार। अब इसमें क्या होता है बहुपति परिवार में, इसमें अगर आपके जो पति हैं ये सब क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भ्रातृ बहुपतिक परिवार, ठीक है। भ्रात मतलब भाई और बहुपति मतलब मल्टीपल, बहुत सारे ऐसे,
ये परिवार हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे भ्रातृ बहुपतिक परिवार। अब बढ़ते हैं आखिरी जो आकार, जो साइज जिसको कहते हैं, उस पे चलते हैं। तो आकार के दो प्रकार हैं। एक है दाम्पत्य या मूल परिवार, कॉन्जुगल और न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरा है संयुक्त परिवार जो पहले के जमाने में बहुत चलता था, जॉइंट फैमिली। तो दाम्पत्य जो या मूल परिवार, इसका मतलब क्या है? संगठन या आकार की दृष्टि से मूल परिवार सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा होता है क्यों? क्योंकि इसमें एक पति, एक पत्नी और उसके बच्चे, बस एक बच्चा हो या दो बच्चा हो या तीन बच्चा, बस इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। और संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार मतलब हो गया ऐसा परिवार जिसमें कई परिवार पीढ़ियों तक एक साथ निवास करते हैं, उसी संयुक्त परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी क्या हुआ कि दादा थे, दादा दादी थे, उनके 3 बच्चे हुए, ठीक है, इनकी शादी हो गई, अब इनके 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं और इनके 2 बच्चे हैं, ये सब एक ही निवास स्थान में रहते हैं। तो ये कौन सी फैमिली हो गई? ये हो गई जॉइंट फैमिली। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जो संयुक्त परिवार है ये कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोग ना अपने गांव से, अपने शहर से आगे जा करके नौकरी की तलाश में जाते हैं। तो नौकरी की तलाश में जाएंगे तो क्या होगा? एक पति है, उसकी शादी हो गई तो एक पत्नी हो गई, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिली। उनके बच्चे हो गए तो ये न्यूक्लियर फैमिली हो गया। पहले क्या था? ये संयुक्त परिवार का एक हिस्सा थे, अब ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम विवाह, भाषाएं, लैंगिक भेदभाव और भाषाओं पे हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और इससे आपका तो भला हो ही रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनका भी भला हो सके, उनका भी सिलेक्शन होने में आपका कोई योगदान रहे।